लुसेंट सेठ 14। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत का पहला सफल आक्रमण किया। अरबन ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनवी 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी था। 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाए थे। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितिकीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। 972 से 970 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलाउद्दीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन-उद-दौलत यमीन-उल-मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकूट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ के मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति साथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद
गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 227 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में संवेदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबुर्नी, फिरदौसी, ओल्बी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबुर्नी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी कौन था? गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौरा का शासक बना। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में हुआ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यह शासक अभिमन्यु दाऊदी ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज को जान परिणाम हुआ चौहान विजय हुआ। त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान गौरी विजय हुआ। चंदावर के युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद गौरी विजय हुआ। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी एवं पृथ्वी के बीच गौरी विजय हुआ। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 गौरी एवं पृथ्वी चौहान के बीच गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 चंदावर का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद गौरी विजय हुआ। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। गुलाम वंश सल्तनत काल का गुलाम वंश क्या था? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों की फ्रांसीसी में बदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श
लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। मंगोल क्या था? मंगोल चीन के उत्तर भारत में गोबी के रेगिस्तान निवासी थे। वह घूमने फिरने वाला अर्ध सभ्य जाति भी थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रीपित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। नोट: कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण उसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिसमें से इसे 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबड़ी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों जारी किया। चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई गई। इल्तुतमिश के समय 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया गया, जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली को अमीरों का दामन दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दिल्ली-ए-कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों के रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा काबा या कुल्हा टोपी पहनकर राजन दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बरहमशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुमनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1210 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी।
गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बना। बलबन के शासन के दौरान 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इस वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षण करने वाला सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सीजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के बीच। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश का शासन को समाप्त कर 13 जून 1209 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखड़ी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली शासकों के अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1292 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। इन्हें तृतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबलों के आविष्कारक के श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने बुरजसों की दर को बढ़ाकर ऊपर जगह एक बार दो कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 104 भाग के स्थान 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल के मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमैया खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीढ़ी का किला एवं 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान-ए-रियायत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी की। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान-ए-रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहना या मंडी क्या था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत की नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। साना या मंडी यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आते थे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापारिक जानकारी जियाउद्दीन बर्ती की कृति तरीखे फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अहमद खुसरो
रिहला इब्न बतूता या फुतुसलितीन इसामी की कृतियाँ हैं। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर या नाजी नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक़्फ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं के पर लगाया जाता था, गढ़ी कर घोड़े एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादिर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1928 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 को कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में, पाँचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद की। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। जियोग्राफी भूगोल। सूर्यताप इंसोलेशन क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुव पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिकतम सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। सबसे अधिकतम सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। सबसे अधिकतम सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षातया कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66 डिग्री का कोण बनाता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा में एवं उसकी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है और सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिकिरणित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इसी प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरयुक्त विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 91% भाग और वायुमंडल से सौर ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों में होता है। चालन कंडक्शन क्या होता है? चालन कंडक्शन क्या होता है? जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु को कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होता है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो। वायु ऊष्मा की सुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर द्रव के रूप में लंबवत उड़ती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन के से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों के ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की
ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है या प्रतिक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता है। विकिरण रेडिएशन क्या होता है? विकिरण क्या होता है? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तक उसके वायुमंडल का गर्म होना पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशीय विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। अभिवहन एडवेक्शन वायु के क्षैतिज संतुलन से होने वाला ताप का हस्तांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियों जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशों क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट मान लें वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 1000 इकाई है। इन 1000 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं से पहले ही अंतरिक्ष में पारित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एलिप्टो कहते हैं। प्रथम 15 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होता है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती है, जिनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है, 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा। 48 इकाइयाँ अवशोषण कर लेते हैं। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्य ताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटने वाली इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर लेती है जो सूर्य से प्राप्त होता है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। तापमान टेम्परेचर क्या है? वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान का अक्षांश रेखा समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, 4 वायु संवहती का परिसंचरण, कोशन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। स्थानीय कारक। तापमान का वितरण क्या होता है? जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत-रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। विषुवत-रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। विषुवत-रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीय से सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री तक दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा क्या होता है? वह काल्पनिक रेखा है जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है। समान रेखाओं के तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं कुछ पश्चिमी दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची गई है। इनका कारण यह है कि एक ही
अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विशेषताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं को मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से तापमान से बदलने की दर अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखा एक दूसरे के निकट होता है तो प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो प्रवणता कम होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक समताप रेखाएं उष्णकटिबंधीय में होती है। ध्रुवीय प्रदेश में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहाँ पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती है। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर अधिकतम न्यूनतम तापांतर के अंतर को तापांतर कहते हैं। 2 प्रकार का होता है। दैनिक तापांतर क्या होता है? दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ के दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बैरक्योसांग नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसतन तापमान तथा उसके अक्षांश के औसतन तापमान के अंतर को तापीय संकेत कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायुराशियाँ। वायु दाब क्या होता है? मध्य समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम सीमा तक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्री दिशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुमंडल बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब बैरोमीटर